जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं, आपको दिख ही रहा होगा कि पिता की संपत्ति में बेटी का अधिकार या बेटी का हिस्सा। क्या बेटी पिता की संपत्ति में दावेदार हो सकती है या बेटी नहीं हो सकती? कितने परसेंट हो सकती है, कितने परसेंट नहीं हो सकती, इन सभी में हम बात करने वाले हैं। संपत्ति कितनी प्रकार की होती है, किन संपत्ति में बेटी का अधिकार होगा, किन संपत्ति में बेटी का अधिकार नहीं होगा, वो कंडीशन क्या है, बेटी न्यायालय में जाए तो उसकी मदद हो सकती है कि नहीं हो सकती। ठीक, सभी बात करेंगे। उससे पहले हमें देखना होगा कि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 नहीं, ठीक। तो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 ये कहता है कि यहाँ पे ये धर्मनिरपेक्ष है, यहाँ पर ये धर्म को नहीं मानता। अर्थात अगर आप धार्मिक हैं, आप धार्मिक परंपरा से कह रहे हैं नहीं बेटी का अधिकार नहीं होता संपत्ति में, तो ये नहीं, ये उनसे ऊपर है, धर्म से ऊपर है आपके। अगर आप किसी परंपरा को मानते चले आ रहे हैं कि भाई इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, हमारी परंपरा सदियों से चली आ रही, लोग कहते नहीं भाई परंपरा है चली आ रही, तो उसको भी ये भाई साहब नहीं मानता। यानी 1925 का जो भारतीय अधिनियम है उत्तराधिकार का, वो मान लीजिए आपके परंपरा से ऊपर है, आपके धर्म से ऊपर है, आपके जितने भी यानी समाज के नियम कानून बनाए हैं ना, समाज हो या कोई भी हो, तो उससे सबसे ऊपर ये है आपके भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम। और ये क्या कहता है, ये कहता है भाई बेटा हो या बेटी सबको बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। लेकिन उससे पहले कुछ कंडीशन हैं, अगर बेटी चाहे तो ही ले सकती है, नहीं तो ऐसे ही नहीं हो सकता। लेकिन उससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि संपत्ति कितने प्रकार की होती है। तो संपत्ति जो होती है वो दो प्रकार की होती है। कितनी? दो। पहली तो हम कह लेते हैं स्वअर्जित संपत्ति, और दूसरी हो जाएगी पैतृक संपत्ति। देखिए, बात करें स्वअर्जित संपत्ति किसे कहते हैं, तो आपको पता ही होगा, स्व लिखा हुआ है यानी स्वयं के द्वारा अर्जित, यानी कमाए गए संपत्ति, कमाए गए धन से, धन जो है वो स्वअर्जित। पिता चाहे, मान लीजिए कोई व्यक्ति हो, ए नाम का कोई व्यक्ति है, उसने पैसा कमाया, कमाने के बाद कुछ ज़मीन ले लिया, कुछ घर खरीद लिया। मान लीजिए हम उदाहरण के तौर पर जो स्वअर्जित संपत्ति है यहाँ लिख लेते हैं तो अच्छा। जो स्वअर्जित संपत्ति है, मान लीजिए ए नाम का कोई व्यक्ति है, वो क्या किया, कहीं ज़मीन ले लिया और मान लीजिए घर खरीद लिया, या कुछ और एक दो चार जगह ज़मीन ले लिया तो घर खरीद लिया। तो अब ये जो स्वअर्जित संपत्ति है, ए नाम का जो व्यक्ति है, इसके मान लीजिए तीन संतान हैं। संतान में बेटा और बेटी दोनों आ जाएंगे, तो यहाँ पर आप लड़के लड़की में कन्फ्यूज मत होइएगा। तो मान लीजिए 3 संतान है, और ये अब चाहे तो इन तीनों में को बराबर का दे सकता है, चाहे तो एक को दे सकता है, चाहे तो 2 को दे सकता है। यानी ये चाहे तो 1 को दे सकता है और चाहे तो 2 को दे सकता है, चाहे तो तीनों को बराबर दे सकता है, चाहे तो किसी को नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये स्वतंत्र है भाई। मैंने कुछ भी मैंने किया, मान लीजिए अपने मेहनत से किया, तो मैं उसके लिए स्वतंत्र हूँ, मेरा है, ठीक। इसी तरह कोई भी व्यक्ति अगर अपनी मेहनत से कमा रहा है, अपनी मेहनत से अर्जित किया है संपत्ति, तो उस पर ना तो बेटी का अधिकार, ना तो बेटे का अधिकार, ना तो किसी अन्य चीज़ का अधिकार। वो चाहे तो उसको जैसे मन, जहाँ मन वहाँ लगाए। दान करना चाहे तो किसी ट्रस्ट को दान दे सकता है, किसी धर्मशाला को, मतलब कुछ भी आप समझ लीजिए। यहाँ पर अगर मान लीजिए वो ना तो इन तीनों में से किसी को नहीं दे रहा है मान लीजिए, तो ये तीनों जाकर न्यायालय में गुहार लगाएंगे, भैया पिता हमारे संपत्ति में हमारा हिस्सा नहीं दे रहे हैं। फिर न्यायालय आएगा, पता लगाएगा भैया क्यों नहीं दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही पता होगा कि भाई स्वअर्जित संपत्ति है, तो फिर इन लोगों की बात नहीं चलने वाली है, ठीक। तो आप इतना समझिए कि स्वअर्जित संपत्ति में पिता जो होता है वो स्वतंत्र होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि भाई पिता किसको देगा, बच्चों को नहीं देगा, क्योंकि वो इसीलिए कमाता है ना कि भाई चलिए हमारी
जो संतानें हैं उनके लिए मतलब सुख सुविधा के लिए परेशान रहता है। हालांकि ये सबसे बड़ी गलत काम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो खैर, तो फिर जो स्वर्गीय संपत्ति है, अगर अब पिता, देखिए मैंने पहले ही बताया तीनों को बराबर दे सकता है, किसी एक को भी दे सकता है, दो को दे सकता है, यानी एक को नहीं दे सकता, किसी को नहीं दे सकता। तो यहाँ पर अगर पिता चाहे तो सिर्फ बेटे को दे सकता है, या फिर दूसरी कंडीशन ये होगी कि सिर्फ बेटी को दे सकता है। तीसरी कंडीशन ये होगी ना बेटी को देगा ना बेटे को। चौथी कंडीशन यहाँ पर ये होगी, मान लीजिए कि वह स्वतंत्र है, वो दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है, सबको दे सकता है। यहाँ चौथी कंडीशन ये है कि बेटी और बेटे दोनों को दे सकता है। ठीक, बेटे और बेटे दोनों को दे सकता है, लेकिन यहीं पर बात ख़त्म नहीं होने वाली है, बात बहुत आगे चलेगी। अभी बात आगे ये चलेगी, मान लीजिए स्वर्गीय संपत्ति है और भाई साहब निपट गए। ठीक, कोई भी व्यक्ति है जिसकी मान लीजिए एक घर है, ज़मीन है, मान लीजिए किसी की ज़मीन है। ठीक, अब वो ज़मीन जो है स्वर्गीय संपत्ति से कमाया हुआ ज़मीन है और ये निपट गए। निपटने का मतलब मान लीजिए इनकी मृत्यु वगैरह हो गई बीच में। अब इनके 3 लड़के हो गए, तीनों में झंझट मतलब मान लीजिए, चलिए यहाँ पे खुद थोड़ा हम बदल के समझाते हैं ताकि आपको बड़ी आसानी समझ आए। मान लीजिए एक लड़का है और 2 लड़की, यहाँ बी लिख देते हैं बॉय, यहाँ जी लिख देते हैं। मान लीजिए एक लड़का है, ये 1 GB 2 GB मत समझिएगा इसको, ठीक है। तो एक लड़का, मान लीजिए 2 लड़का, अब लड़का चाहे कि नहीं ये जो ज़मीन है स्वर्गीय संपत्ति की, इसमें मेरा अधिकार है, तो ठीक है भैया तुम्हारा अधिकार है, ले लो। लेकिन अगर बेटियां चाहें, पिता अगर वसीयत नहीं लिखा है कि मेरी स्वर्गीय संपत्ति मेरे बेटों को दी जाएगी, मेरे बेटी को नहीं दी जाएगी, तब तो ठीक है बेटों को मिलेगा। लेकिन पिता ने ये लिखने से पहले ही टिपक गए, यानी कि उनकी किसी भी कंडीशन में मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ पर तीनों को बराबर का हिस्सा मिलेगा। बेटियां भी यहाँ पर न्यायालय में जा सकती हैं और ले सकती हैं। ठीक, एक कंडीशन और है, स्वर्गीय संपत्ति में अगर बेटी चाहें तो कह सकते हैं कि भाई एक हलफनामा होता है और क्या कहते हैं उसमें आप रजिस्टर कर सकती हैं, या फिर आप लिखित तौर पर दस्तावेज होता है लिखित, यानी लिख कर दे सकती हैं कि भैया हमें अपने पिता की संपत्ति में 1 रुपये नहीं चाहिए, ना तो ज़मीन में 1 इंच चाहिए, मतलब कुछ नहीं चाहिए। आप लिख लीजिए ना, चल अचल संपत्ति में हमें अपने पिता की चल अचल संपत्ति में कुछ नहीं चाहिए। बेटी अगर इतना लिख के दे देती है तो भी उसको अधिकार नहीं मिलता, और अगर पिता लिख कर दे देगा अपने मृत्यु से पहले कि हमारी स्वर्गीय संपत्ति में सिर्फ हमारी बेटी या बेटे का अधिकार है, जिसको लिख के देगा उसका होगा। बाकी अगर मर गया पहले ही तो फिर बराबर का, चाहे बेटी हो या बेटे, दोनों का बराबर का हिस्सा लगेगा। यहाँ पर एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। बेटा चाहे कि हमारा हो जाए तो नहीं, बेटी चाहे तो हमारा हो जाए तो नहीं। ठीक, यहाँ पर ये है। ये तो स्वर्गीय संपत्ति आपको समझ में आ गई होगी, वह किसी को भी दे सकता है। ठीक, वो स्वतंत्र है। देखिए, अधिकार को जानना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि समाज में बड़ी बुराई चल रही हैं कि नहीं भैया ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, वैसे, तो इसलिए ये जानना ही बहुत ज़रूरी है। आइए देखते हैं अब जो पैतृक संपत्ति होती है उसमें बेटियों का अधिकार कहाँ तक चलता है। भाई कहाँ तक जा सकती हैं बेटियाँ लड़ने के लिए, न्यायालय में जा सकती हैं नहीं। देखिए, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 एक अधिनियम है। हिंदू, ये चल ही नहीं रहे हैं, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। ठीक, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भाई यहाँ पर बेटा हो या बेटी, सभी को पैतृक संपत्ति अगर है तो
पैतृक संपत्ति अगर है तो सभी को अर्थात बेटा हो या बेटी दोनों को समान रूप से अधिकार मिलना चाहिए, समान रूप से हिस्सा मिलना चाहिए, दोनों समान रूप से भागीदारी हैं यहाँ पर, ये कह रहा है। ठीक, कौन कह रहा है? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 पैतृक संपत्ति में कह रहा है कि बेटा हो या बेटी यहाँ पर ले सकती है। मान लीजिए हम कह रहे हैं कि बेटा है और वो चाहे अपने पिता की जो संपत्ति है, पिता की उसकी संपत्ति, उसमें वो चाहे कि भैया हम ही लें, और बेटी भी उसमें दावेदार है, ले सकती है। लेकिन अगर बेटी सोचे कि भाई हम भी ले लें उसमें हिस्सा, लेकिन यहाँ पे अड़चन लग जाए, किसके? बेटे के द्वारा, यानी उस बेटी के उसके भाई के द्वारा अड़चन लग जाए कि नहीं, हम चूँकि पिता की संपत्ति में लड़कों का अधिकार है, बेटी का अधिकार है, यही परंपरा है, यही चली आ रही है, तो इसके तहत ये कुछ नहीं कर सकते भाई साहब। ये फिर न्यायालय में अगर जाएंगी और न्यायालय इनकी मदद करेगी और फिर इसमें आधा आधा बट जाएगा, मतलब जितना होगा मान लीजिए उसमें से आधा हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर बेटा बेटी मतलब कुछ भी नहीं कर सकते, ये कुछ नहीं कर सकते इस कंडीशन में, यहाँ पर बेटी को मिलना ही मिलना है। ठीक, दूसरी कंडीशन ये है कि मान लीजिए जो पिता है वो चाहे कि भाई लिख दे, पहले तो था कि भाई लिख देता था, ठीक, लिख दे, वसीयत लिख देता था कि चलिए हम अपने बेटे को देंगे, हम अपने बेटे को देंगे। अब ऐसा कुछ नहीं है, अगर लिख भी दिया ना तो भी वो रद्द किया जा सके, वसीयत रद्द होती है। आप ये समझिए, मान लीजिए आज कुछ भी तारीख है, ठीक, मान लीजिए आज 15 तारीख है, 15 हम जनवरी कर लेते हैं, हालांकि है नहीं फिर भी, तो 15 जनवरी को मान लीजिए कोई वसीयत लिखी गई, तो उसके 12 वर्ष तक, यानी इस तारीख के 12 वर्ष के अंदर अगर आप चाहें, मान लीजिए कोई व्यक्ति के नाम लिख गई और उसके 2 संतान हैं, 2 बेटी बेटे हैं, कुछ भी हैं, तो अगर ये 12 वर्ष के अंदर चाहे तो इसको वसीयत रद्द करवा सकती है। ठीक, बट भी गया अगर, चूँकि भाई अगर बटा नहीं है तो इसके लिए कोई समय यानी निर्धारित टाइम नहीं है, जब तक नहीं बटा है तब तक निर्धारित समय ही नहीं है, तब तो लिख गया तो काम, कोई दिक्कत नहीं, परेशान नहीं होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर लिख भी गया तो 12 वर्ष के अंदर अगर आप चाहें तो उसको रद्द करा सकते हैं, तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर एक भी और आपको हो सकता है, मान लीजिए लिख दें तो भी यहाँ पर बेटियों का अधिकार होगा, और अगर बेटी चाहें तो अपना अधिकार ले सकती हैं पैतृक संपत्ति में, न्यायालय उनका अधिकार दिलाएगा। और एक कंडीशन मैंने जैसे ऊपर बताया था कि बेटी अगर लिख कर दे दे कि भाई हमें पिता की संपत्ति में, चल अचल संपत्ति में कुछ नहीं चाहिए, तो बेटी को नहीं मिलेगा। और एक चीज़ और है, आपको बता दें कि 2005 यानी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 में संशोधन हुआ। तो ये संशोधन क्या कह रहा है? संशोधन कह रहा है कि यहीं पर नहीं रुकने वाले हैं। अगर बेटी विवाहित है, यानी बेटी का विवाह हो गया है, तो भी वह पिता की संपत्ति में हिस्सा ले सकती है। ये नहीं कि जब तक कुमारी है यानी विवाह नहीं हुआ है तब तक तो भाई बेटी को ये लगे कि भाई हिस्सा ले सकती है, जिस दिन विवाह यानी शादी हो गई उसकी, उस दिन हिस्सा नहीं। अगर शादी हो गई है तो भी ले सकती है, यानी आप कहिए कि विवाहित एवं अविवाहित, विवाहित एवं अविवाहित दोनों अपने अगर पैतृक संपत्ति है कि अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा ले सकती हैं। यहाँ पर चूँकि मैंने पहले ही बता दिया कि ये जो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम है, ये सभी धर्म से, सभी प्रकार के जो समाज में चली आ रही हैं रीति रिवाज, उनसे सबसे ऊपर है। तो ये क्या है? ये भाई कानून है, ये हमारे संविधान में वर्णित है, तो इसके आगे नहीं चलने वाली है किसी भी तरीके से। आप समझ लीजिए, आप जितनी भी चाल चलते रहिए, आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पर ये बातें हैं, अगर बेटियाँ चाहें तो, और बेटियाँ अगर लिख कर दे दें तो फिर भाई कोई बात ही नहीं, अगर ना लिख कर दें तो नहीं। तो यहाँ पर आपने समझा होगा कि किस कंडीशन में बेटी को हिस्सा मिल सकता है पिता की संपत्ति में, किस कंडीशन में नहीं। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो इस पर, विशेष तौर पर मैंने कहा था कि हमारी बात सिर्फ होगी पिता की संपत्ति में बेटी का अधिकार, अगर इस पर कोई डाउट हो तो फिर आप एक बार कमेंट करिए कि भाई ये हमें और जानकारी है, तो आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, किसी भी माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी। तब तक के लिए आप